हेलो दोस्तों, मैं कौशल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल केसीसी एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। अभी तक हम 3 चैप्टर कर चुके हैं और आज हम आपको कराने वाले हैं 4th चैप्टर। और अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा 5वां चैप्टर है, क्योंकि 3rd चैप्टर आपका सिलेबस से रीड कर दिया है। इसीलिए हमने फर्स्ट, सेकंड और 4th चैप्टर आपको करा दिया है और अब हम आपको कराने जा रहे हैं 5th चैप्टर, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचा दें। तो इसलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करना स्टार्ट कर दो दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि यहाँ पर जो हम समकालीन विश्व की बात कर रहे हैं और समकालीन विश्व के अंदर जब हम समकालीन दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दक्षिण एशिया का मतलब क्या है। दक्षिण एशिया का मतलब पूरे दक्षिण एशिया से नहीं है। दक्षिण एशिया का मतलब यहाँ पर केवल हम 7 देशों से बात करेंगे। हमारा मीनिंग है 7 देशों से। जी हाँ, इस चैप्टर के अंदर जो दक्षिण एशिया शब्द प्रयोग किया गया है वो केवल 7 देशों के लिए किया गया है। समझाते हैं आपको। तो भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, ये हमारे 7 देश ऐसे हैं जिसको मिलाकर हमारा क्या बनता है दोस्तों, हमारा दक्षिण एशिया बनता है। यानी कि अगर हम रियल में दक्षिण एशिया देखें तो नहीं, इस बुक के अकॉर्डिंग दक्षिण एशिया शब्द जो प्रयोग किया गया है वो इन 7 देशों के लिए ही किया गया है। इसके साथ साथ 2005 में अफगानिस्तान भी दक्षिण एशिया के अंदर शामिल हो गया था। वो क्या था वो हम आपको बाद में बताएंगे कि दक्षेस और आपका सार्क एक हमारा क्या है, संगठन है और ये 8 के 8 देश उसके सदस्य हैं। तो उसके बारे में हम आपको बाद में समझाएंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और जातिक विशेषताएं, यानी कि इन 8 की 8 देशों की इसमें भौगोलिक सीमाएं जो हैं या हमारी जो सामाजिक और सांस्कृतिक इसमें इसके विभिन्न विभिन्न देशों की, यानी कि 8 के 8 के देशों की जो हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक जो विशेषताएं हैं, इसके साथ साथ वहां की जो भाषाई विशेषताएं हैं और वहां की जो हमारी जातिगत विशेषताएं हैं, इन सारी की सारी हमारी घटनाओं को इनमें शामिल किया गया है और इसी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं दक्षिण एशिया के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको दक्षिण एशिया क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दक्षिण एशिया हमारा इन 8 देशों को मिलाकर बनता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो चलिए आगे बात करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ जाता है एग्जामिनेशन में। तो बार बार पाकिस्तान और हमारा पाकिस्तान के अंदर जो लोकतंत्र है उसके ऊपर सवाल पूछता है। तो आज हम आपको पाकिस्तान का पूरा हिस्ट्री बताएंगे, जो 1947 में हमारा आजाद हुआ भारत के साथ और भारत के साथ उसका बंटवारा हुआ और किस प्रकार से उसने अपना मतलब संविधान लागू किया। तो ये हम समझेंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो सत्ता थी, यानी कि सैनिक शासन है या वहां पर लोकतंत्र है या सैनिक शासन कैसे कायम हुआ और कैसे वहां पर लोकतंत्र आया, इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जब हमारा ये पाकिस्तान आजाद हुआ तो इन्होंने अपना संविधान बनाया और संविधान बनाने के बाद जो सबसे पहले सत्ता में आने वाले थे वो थे हमारे जनरल अयूब खान। तो जनरल अयूब खान के शासन से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर संविधान तो बना लेकिन लोकतंत्र ये कहते हैं तो नाम मात्र का लोकतंत्र रहा, क्योंकि यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि शासन की जो बागडोर किसने संभाली, हमारी जनरल ने संभाली। और जनरल कौन थे, हमारे अयूब खान। और अयूब खान हमारे सैनिक के जनरल थे। तो इस प्रकार से हमको ये पहले से ही पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जो शासन है वो हमारा सैनिक शासन है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके बाद जनता ने मतलब इनके जो शक्ति थी या इनके रवैये को देख के, इनकी शासन प्रणाली को देख के इनसे तंग आकर यहाँ की जनता ने इनका विरोध करना स्टार्ट किया और इनका तख्ता पलट कर दिया, यानी कि इनको सत्ता से हटा दिया। जब इनको सत्ता से हटा दिया तो इनके बाद हमारे याहिन खान हमारे शासन प्रणाली इन्होंने संभाली। याहिन खान ने जब शासन प्रणाली संभाली तब भी हमारा क्या था, तब भी हमारा सैनिक शासन ही था।
इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर तो 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हो गया। जी हाँ, यहाँ की जो जनता थी वो इतनी ज्यादा भड़क गई, तो यहाँ की जनता का विरोध देखते हुए उन्होंने भारत से भी सहायता मांगी थी 1971 के अंदर। तो उस समय पे भारत पाक का युद्ध भी हुआ था और उसी बीच हमारे पाकिस्तान हमारा दो भागों में बट गया था। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज प्रेजेंट टाइम का जो पाकिस्तान है यानी कि गुजरात से आप अगर देखेंगे तो पश्चिम एरिया में यानी कि भारत के पश्चिमी इलाके में अगर आप नजर मारते हैं तो आपको आज का प्रेजेंट टाइम का पाकिस्तान नजर आता है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इसके साथ साथ जो आज के टाइम का बांग्लादेश है, प्रेजेंट टाइम का जो हमारा बांग्लादेश है वो भी पहले पाकिस्तान का ही भाग था। तो इस प्रकार से दो पाकिस्तान थे, हमारे पूर्वी पाकिस्तान और हमारा पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान 1971 में इसका विभाजन हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान हमारा बांग्लादेश के रूप में उभर कर आया और पश्चिमी पाकिस्तान आज भी हमारा कायम है पाकिस्तान के रूप में। तो इस प्रकार से हमारे पाकिस्तान के दो हिस्से हो गए, इसके विभाजन हुए 1971 के अंदर। और आगे अगर बात करें तो 1971 से लेके 77 तक, जी हाँ 1971 से लेके 1977 तक हमारा जुल्फिकार अली का शासन हुआ और इन्होंने भी हमारा सैनिक शासन बरकरार रखा दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1977 के बाद 1977 के बाद हमारा जनरल जिया उल हक ने अपना शासन की बागडोर संभाली और इस प्रकार से इनका यहाँ पर शासन हमारा हुआ। और आगे चल के 1982 में पहली बार पाकिस्तान के अंदर ऐसा होने जा रहा था कि लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ। और लोकतांत्रिक जब आंदोलन हुआ 1982 के अंदर तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर एक बेनजीर भुट्टे थे तो इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, इसको सपोर्ट किया और आगे चल के इन्होंने क्या करा, अपना जीत हासिल करी पार्टी बनाकर और हमारा लोकतांत्रिक सरकार बनाई। जी हाँ, पहली बार बेनजीर भुट्टे जो थे हमारे, इन्होंने क्या बनाया, हमारा वहां पर लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण किया। और इनकी जो सरकार थी वो हमारा 1999 तक रही, यानी लोकतांत्रिक सरकार। उसके बाद 1999 में इनका तख्ता पलट कर दिया गया, यानी कि इनकी सरकार हटा दी गई और जनरल परवेज मुशर्रफ ये हमारे शासन में आए। तो इन्होंने उस समय पे जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, इन्होंने उनको उनके पद से हटा दिया। जी हाँ, और परवेज मुशर्रफ ने दोबारा से हमारा सैनिक शासन कायम किया और इस प्रकार से 2001 में मुशर्रफ साहब ने ऐसा किया कि अपने आप को ही मतलब निर्वाचित कर लिया, किसके रूप में, हमारा राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने खुद को निर्वाचित कर लिया और खुद को मतलब राष्ट्रपति जैसी पोस्ट अपनी दे दी। और इस प्रकार से वहां पर अभी तक हमारा क्या चलता आ रहा है, सैनिक शासन ही हमारा कायम है। तो इस प्रकार से ये हमारा पाकिस्तान के अंदर हमारा कैसे शासन की बागडोर रही कि पहले हमारा सैनिक शासन कायम हुआ स्टार्टिंग में, फिर बीच में 1982 के अंदर जाके हमारा पहली बार वहां पर लोकतंत्र की आवाज उठी, लोकतंत्र कायम भी हुआ लेकिन वो पूरी तरीके से बहाली उसकी नहीं हो सकी और आगे चल के फिर से सैनिक शासन। और आज भी आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर हमारा सेना ही शासन चलाती है। अब कभी कभी जो एग्जामिनर है ना दोस्तों, वो क्वेश्चन इस पे से तो ऐसे हो सकता है कि मुशर्रफ साहब के या फिर ये हमारे जितने भी जुल्फिकार हैं या इनके मतलब शासन के काल के बारे में पूछ ले, या हमारा जो लोकतांत्रिक सरकार थी किसने बनाई, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है एक नंबर में। लेकिन विशेषकर जो हमारा इसमें क्वेश्चन बनता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है और ये लगभग पूछा ही जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, तो वो इस प्रकार से आता है कि लोकतंत्र सफल न होने के क्या कारण हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो लोकतंत्र है वो कायम नहीं हो पा रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है। तो वहां पर ऐसे क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से वहां पर लोकतंत्र सफल नहीं है। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चीज है हमारी आतंकवाद। जी हाँ, आतंकवाद आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तान के कहीं ना कहीं आतंकवाद से तार जुड़े हुए हैं, इसीलिए वहां पर लोकतंत्र कभी भी सफल नहीं हो पाता और लोकतंत्र कभी भी कायम नहीं हो पाता। अलकायदा जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों के साथ, अलगाववादी संगठनों के साथ, आतंकवादी संगठनों के साथ पाकिस्तान के संबंध हैं,
जिसके कारण वहां कभी भी लोकतंत्र कायम नहीं होता। दूसरा प्रमुख कारण है धार्मिक गुरु। जी हाँ, यहाँ के जो धार्मिक गुरु हैं, यहाँ के जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, वो इस प्रकार की शिक्षा देते हैं बच्चों को भी, लोगों को भी, और उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारी शासन प्रणाली में या राजनीति के अंदर। इसीलिए वो कभी भी हमारा लोकतंत्र नहीं कायम होने देते हैं, और वहां की जनता भी ये एक्सेप्ट करती है कि जो सैनिक शासन है वो भी हमारा अच्छा है, क्योंकि धार्मिक गुरु भी यही मानते हैं कि सैनिक शासन हमारे देश के लिए अच्छा है। तो वहां के देश वाले ये कहते हैं कि हमारे देश के लिए सैनिक शासन ही अच्छा है, या धार्मिक गुरु ऐसा मानते हैं, इसलिए वहां पर कभी भी लोकतंत्र कायम नहीं हो पाया है। तो तीसरा प्रमुख कारण है हमारा सैनिक शासन। तो सैनिक शासन एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र कभी भी कायम नहीं हो पाता है, क्योंकि सत्ता की पूरी बागडोर उनके मतलब हाथों में है। तो उनका पूरा का पूरा राजनीति पर नियंत्रण होता है, जिसकी वजह से वो हमारा नए दलों को खड़े होने के अवसर नहीं देते हैं। इसीलिए वहां पर कभी भी लोकतंत्र पूरी तरीके से कायम नहीं हो पाता है। इसके बाद अगर हम चौथे कारण की बात करें तो बड़े भूस्वामी। जी हाँ, पाकिस्तान की राजनीति में, पाकिस्तान की सत्ता में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो बड़े भूस्वामित्व की होती है, बड़े भूस्वामियों की होती है, धनी वर्ग की होती है, जिसकी वजह से नए दल या गरीब लोगों को कभी भी सत्ता में आने का मौका नहीं दिया जाता है। और हमेशा यानी कि जो धनी वर्ग है या जो सैनिक वर्ग है उनके हाथों में सत्ता रहती है, जिसके कारण जो हमारे जितने भी शासन की बागडोर है वो उनके ही हाथों की कठपुतली है, और इसीलिए वहां पर कभी भी शासन हमारा कायम नहीं हुआ, यानी कि लोकतांत्रिक शासन हमारा कायम नहीं हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें पांचवा कारण, वो प्रमुख कारण है जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पे वहां पर शासन किया जाता है। दोस्तों, अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र कायम ना होने का प्रमुख कारण है जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पर वहां पर शासन किया जाता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सत्ता है वो किसके आधार पर की जाती है? ताकत के आधार पर की जाती है, ताकत के बल पे की जाती है, जिसके कारण आज तक पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र कायम नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, ये हमारा पाकिस्तान का हमने आपको बताया कि कैसे वहां पर जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो कैसे हुई, और वहां पर आज तक लोकतंत्र कभी नहीं आया है। तो उसके प्रमुख कारण क्या थे वो भी हमने आपको समझाया। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इसी पाकिस्तान के दूसरे भाग की, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे कायम हुआ? 1971 से पहले की बात करें तो ये पाकिस्तान का ही भाग था, और 1971 में एक अलग देश के रूप में हमारा ये उभर कर सामने आया। इसमें असम और बंगाल के भाग भी शामिल थे। पहले अगर हम देखें तो बांग्लादेश के अंदर असम और जो हमारा प्रेजेंट टाइम का पश्चिम बंगाल है उसका थोड़ा सा भाग हमारा बांग्लादेश के अंदर शामिल था। लेकिन जब वहां पर इन लोगों पर, यानी कि असम और बंगाल के लोगों पर उर्दू भाषा थोपी जाने लगी तो यहाँ पर जन विद्रोह हो गया। यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जो सरकार थी उसका विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार से इस जो जन विद्रोह चल रहा था, इस जन विद्रोह का जो नेतृत्व है शेख मुजीबुर रहमान ने हमारा इनका नेतृत्व किया, और इन्होंने 1970 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम था अलगावी लीग पार्टी। और इन्होंने मतलब जब चुनाव हुए बांग्लादेश के अंदर तो ये हमारे इनकी पार्टी जीत भी गई और ये हमारी सत्ता में आए। इस प्रकार से 1971 में हमारा भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसके कारण हमारा जो नया देश है बांग्लादेश उसका हमारा गठन हुआ या उसका निर्माण हुआ। आगे अगर हम बात करें तो 1975 में जब हमारे शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान बनाया, उन्होंने सत्ता में आ गए वो, और उन्होंने अपना नया एक संविधान जब बनाया तो उसमें अध्यक्षात्मक प्रणाली उन्होंने अपनाई। अध्यक्षात्मक प्रणाली मतलब केंद्रीकृत शासन को, यानी कि राष्ट्रपति का शासन जैसे होता है अमेरिका के अंदर, ऐसे ही उन्होंने अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपना लिया। और यहाँ पर जो दल बनते थे, यानी कि जो बहुदलीय प्रणाली होती है, यानी कि विभिन्न दलों को राजनीति में या लोकतंत्र में खड़े होने का मौका दिया जाता है। इस प्रकार से चुनाव में नए दलों को खड़े होने से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया गया और नए दलों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया। इस पर भी हमारा जन विद्रोह हुआ।
आगे चल के 1975 के बाद वहां पर भी हमारा क्या हुआ, जन विद्रोह हुआ, और जन विद्रोह के अंदर ही हमारे जो मुशर्रफ साहब थे इनका क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अगर हम 1979 की बात करें तो उस समय में जाके 1979 में हमारा जियाउर रहमान सत्ता में आए और इन्होंने हमारे बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और हमारे जीत हासिल करके सत्ता में आए और इन्होंने ही हमारा सैनिक शासन को हमारा लागू कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा बांग्लादेश के अंदर एक बार सैनिक शासन का हमारा क्या हुआ, निर्माण हुआ या सैनिक शासन हमारा कायम हुआ, और 1991 में आके दोबारा से सैनिक शासन का हमारा विद्रोह हुआ, लोकतंत्र की मांग हुई, और फिर यहाँ पर हमारा क्या हुआ, हमारा बहुदलीय प्रणाली को अपना लिया गया। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से हम देखें तो वहां पर पूर्ण रूप से लोकतंत्र हमारा नहीं है। तो ये हमारा दोनों के दोनों पाकिस्तान यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान प्रेजेंट टाइम का और पूर्वी पाकिस्तान हमारा बांग्लादेश, इनकी कहानी है। तो दोस्तों ये आपको उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट भी है, आप पूछ लिया जाएगा इनके अंदर लोकतंत्र कैसे कायम हुआ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक देश और हमारे पड़ोसी देश की बात करते हैं, क्योंकि दक्षिण एशिया के अंदर ये भी आता है, तो इसके बारे में भी समझते हैं कि जो नेपाल है, नेपाल के अंदर लोकतंत्र कैसे कायम हुआ। तो 1990 की बात है, 1990 में पहली बार ऐसा हुआ कि जनता ने हमारा लोकतंत्र की मांग करी। नेपाल में पहली बार 1990 के अंदर जनता ने लोकतंत्र की मांग करी कि हमको यहाँ पर क्या चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, हमको लोकतंत्र मांगता भाई, है ना। इसी समय हमारा क्या हुआ कि जो माओवादी लोग थे और हमारा राजा और सत्ताधारी जो लोग थे उनके बीच में अभिजन के खिलाफ एक शस्त्र विद्रोह हो गया। जी हाँ, इनके बीच में यानी कि माओवादी नेता जो थे और हमारे जो सत्ताधारी राजा थे और जो लोग थे उनके बीच में आपस में विद्रोह हुआ और सैनिक विद्रोह था। इस विद्रोह में हमारा क्या हुआ, राजा की सेना शामिल हुई और माओवादी गुरिल्ले, ये हमारे लोग थे, माओवादी गुरिल्ले ये हमारे शामिल हुए। तो इस प्रकार से हमारा इनके बीच में हमारा संघर्ष हुआ 1990 के अंदर। और इस समय पे हमारा जो शासन था, किसका शासन था, हमारे अगर हम बात करें तो राजा हमारे थे राजेंद्र। जी हाँ, राजा राजेंद्र का हमारा यहाँ पर हमारा शासन था और उनका शासन, उन्होंने लोकतंत्र को मतलब कायम करने की कोशिश करी वहां पर, लेकिन खुद को मुखिया के तौर पर स्थापित करे रखा। लेकिन आगे चल के उनका तख्ता पलट कर दिया ज्ञानेंद्र ने, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु करवा दी गई। तो ज्ञानेंद्र ने हमारा सत्ता संभाली और दोबारा से वहां पर क्या करा, राजतंत्र हमारा कायम किया। और 2002 तक ये इन्होंने हमारा क्या करा, सत्ता को संभाल कर रखा। जी हाँ, राजा ज्ञानेंद्र 2006 तक हमारा सत्ता को संभाले रखा। और आगे चल के जनता ने इनके खिलाफ भी हमारा क्या किया, विरोध प्रदर्शन किया। और जनता ये चाहती थी कि हमको लोकतंत्र ही चाहिए, वो लोकतंत्र अपनाना चाहती थी। इसीलिए ज्ञानेंद्र का तख्ता पलट हुआ 2006 के अंदर और 2006 के अंदर नेपाल में एक नया संविधान बनाया गया। और एक नया संविधान बनाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, लोकतंत्र कायम हुआ और आज भी हमारा ये चल रहा है। तो 2006 के अंदर नेपाल में लोकतंत्र कायम हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना सब समझ में आया होगा। अभी वीडियो के इस पार्ट में सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए इस वीडियो का एक और पार्ट हम बनाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए आप वेट करिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर पसंद आ रही है यार वीडियो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कर दो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।